हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलो, अच्छी बात है, आप खुश हैं, है ना? तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल के लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था और उस क्वेश्चन का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि बीजांड की संरचना। ठीक है, आप सभी को जैसे पता ही है कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, और जिस प्रकार हमने एक फ्लावर के नर पार्ट को देखा था ना, बिल्कुल उसके सिमिलर, मतलब जैसी वहां संरचना बिल्कुल उन्हीं के जैसी, मतलब उनके कार्यात्मक जैसे, मतलब जैसे वो संरचनाएं नर पार्ट में है उसी के सिमिलर संरचनाएं हम मादा पार्ट में देखते हुए चल रहे हैं, है ना? जैसे वहां हमने पुंकेसर देखा था, यहां हम स्त्री केसर देख रहे हैं। वहां हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में बात की थी, कल हमने गुरु बीजाणुधानी के बारे में बात की थी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब सुनना मेरी बात। जब हमने वहां पर लघु बीजाणुधानी की संरचना देखी थी तो आपको पता है ना, फिर हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में बात की थी, है ना? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना? लघु बीजाणु जनन की घटना को देखा था ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, जब आप उसके, मैं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल सिमिलर चलना है, तो क्या अब हमारा अगला टॉपिक गुरु बीजाणु जनन नहीं होगा? क्या मेगा स्पोरोजेनेसिस नहीं होगा? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अभी जो हमारे छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा जो ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं भाई? गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। अच्छा, मैं कई दिन से आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि आपको ये शब्द जो हैं कहीं ऐसा तो नहीं है छोटे दिखाई देते हो, है ना? आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा बड़ा साइज लिख दूंगा शब्दों का, ठीक है? हाँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर बता दिया करें यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो, ठीक है? हाँ, तो गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मुझे पता है कि अधिकांश बच्चे इसकी परिभाषा को समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हमने लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन को देखा था, सेम उसी प्रकार गुरु बीजाणु जनन की घटना होगी। भाई एक बात बताइए, आपको वहां पर नर युग्मक बनाना था और आपको यहां पे मादा युग्मक बनाना है। वहां नर युग्मक बनाने के लिए आपको लघु बीजाणु जनन पढ़ने को मिला था, और जब आप यहां पे मादा युग्मक बनाएंगे तो आपको क्या पढ़ना है? गुरु बीजाणु जनन। क्योंकि हमने यहां गुरु बीजाणुधानी की बात की थी, और गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो कल मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, उसमें भ्रूणकोश नाम का जो एक शब्द था, वह मादा युग्मक होता है किसी प्लांट का। तो हम उसको बनाना सीखेंगे अभी आगे, ठीक है? तो क्या है भाई डेफिनेशन? मुझे वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझदार हैं कि भाई जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, उससे गुरु बीजाणु का निर्माण होना या गुरु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है भैया? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आप समझ पाए क्या है भाई मेगा स्पोरोजेनेसिस? कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता आपको यहां पे कोई दिक्कत होगी इस डेफिनेशन में, ठीक है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखो, वहां हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन है, और यहां सिमिलर हम पढ़ रहे हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु का बनना ही क्या है? गुरु बीजाणु जनन है। तो क्या डाउट है बताइए इस डेफिनेशन में? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब एक डायग्राम इसका देखना, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, ज्यादा सजाऊंगा नहीं उसे, आप समझना मेरी बात को। देखिए, ये बीजांड काय है, बीजांड काय, जिसको आप न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड काय को न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को, ये जो बीजांड काय होता है, इसके अंदर होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है? क्या होती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं।
तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पता है क्या करती है, वही अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 क्या बना लेती है, गुरु बीजाणु। क्या बना लेती है, गुरु बीजाणु। वही चतुष्क रूप में व्यवस्थित होता है जैसे हमने लघु बीजाणु को किया था, बिल्कुल सिमिलर क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। तो ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अपने आप में अर्धसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन करेगी, अर्धसूत्री, जिससे क्या बनाएगी वो 4 गुरु बीजाणु। कितने गुरु बीजाणु, 4। लेकिन इंटरेस्टिंग जो बात आपको यहां पे समझनी है ना, आपको मैं बता दूं, मान लीजिए आप इसको निभाग भाग मान लीजिए और आप इसको बीजांड द्वार वाला भाग मान लीजिए, है ना, कोई सा भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग बना देना होगा पर, ठीक है। ये मैंने निभाग भाग मान लिया, ये मैंने बीजांड द्वार वाला भाग मान लिया। तो आगे चल के क्या होता है, इस बीजांड काय में जो ये बीजांड द्वार की तरफ के जो 3 गुरु बीजाणु हैं ये तो हो जाते हैं नष्ट, और मात्र एक गुरु बीजाणु केंद्रक बचता है। ये गुरु बीजाणु है, ये गुरु बीजाणु कौन है, ये गुरु बीजाणु है, मेगा स्पोर है ये, नॉट माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर मीन्स लघु बीजाणु, मेगा स्पोर मीन्स गुरु बीजाणु। माइक्रोस्पोर मेल पार्ट है, मेगा स्पोर फीमेल पार्ट है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये जो सक्रिय, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निभागी तरफ का जो गुरु बीजाणु होता है आप इसको सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सक्रिय गुरु बीजाणु। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है ना। क्या बात मैंने बोली? सिंपल डेफिनेशन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है जो चतुष्क में व्यवस्थित हो जाती हैं। उनमें से 3 तो हो जाते हैं नष्ट, और जो निभाग की तरफ जो गुरु बीजाणु होता है वो बचता है, और हम उसी को क्या बोलते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, आपको एक पॉइंट यदि रिमेंबर हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि भाई एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक बार अर्धसूत्री विभाजन कर 4 परागकण बनाती है, विहरेस एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती तो 4 है, लेकिन बचता कितना है? 1। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जो एक मेगा स्पोर जो सेल्स होती है, मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होती है वो एक बार मियोसिस करके, एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके केवल एक गुरु बीजाणु बनाती है। तो ये अंतर है दोनों में। वहां 4 बनते थे नरयुग्मक, यहां एक मादा युग्मक बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये शब्द, ये हेडिंग थ्योरी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट में मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये छोटी सी डेफिनेशन थी और ये एक प्रोसेस थी। आपके नोट्सों में बिल्कुल ये क्लियर डेफिनेशन और डायग्राम बने हुए हैं, आप उनको देख लेना, केवल समझने के लिए है भाई। ठीक है, हाँ, बस आपको इतना जरूर याद रखना है कि भाई यहाँ पे एक ही गुरु बीजाणु बनता है, और आप उस गुरु बीजाणु को क्या बोलते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु। अब सक्रिय गुरु बीजाणु, अब ध्यान सुनना, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मेरी बात सुनिए, वहां पर एक लघु बीजाणु ने परागकण का निर्माण किया था ना। यहां पर क्या होगा भाई? यहां भी जो फीमेल गैमेट है उसे कौन बनाएगा? गुरु बीजाणु बनाएगा। कौन बनाएगा? गुरु बीजाणु। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना, अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है मादा युग्मकोद्भिद ऑब्लिक, मैं थोड़े बड़े शब्द ही लिख रहा हूं, भ्रूण कोश का विकास। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है छोराओ, है
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या हेडिंग है? मादा युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश का ही दूसरा नाम मादा युग्मकोद्भिद होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, या तो आप इसको भ्रूण कोश कह सकते हैं या आप इसको मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। याद कीजिए, वहां पे हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किया था मेल वाले पार्ट में, और फीमेल वाले पार्ट में हम किसका डेवलपमेंट करने जा रहे हैं? एक फीमेल गैमेटोफाइट का, मादा युग्मकोद्भिद का, और जिसका नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। ठीक है भाई, आप समझ पाएंगे इसका इंग्लिश नाम, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इसको, विकास या परिवर्धन आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझना, वीवीएम इसको कर लेना भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन आता है मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन को समझाइए, मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन को समझाइए। परिवर्धन का मतलब आप समझते हैं? देखो, संरचना और परिवर्धन इनमें बहुत अंतर है। परिवर्धन का मतलब होता है कि ये संरचना आखिर बनी कैसे, ये संरचना आखिर बनी कैसे, है ना। और संरचना का मतलब, संरचना यदि आपसे पूछे तो आपको पूछता है कि इस संरचना में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। बहुत अंतर होता है संरचना में और परिवर्धन में। बताइए होता है नहीं होता? भाई परिवर्धन का तो मतलब ये आपसे पूछता है कि आखिर ये संरचना बनी कैसे, पूरे स्टेप बताइए, है ना। और संरचना वाला क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि इसकी संरचना को समझाइए, तो आपको एक डेवलप चित्र ही तो मिलेगा, डेवलप कोई नाम देगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो संरचना एंड डेवलपमेंट आर वेरी डिफरेंट। ओके, चलिए तो ये हेडिंग है भाई, वेरी वेरी मोस्ट लगा ली। अब मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे इसको समझने में, केवल आपको ध्यान सुनना है, बस 5 मिनट का टॉपिक है, समझना ध्यान से। सुनिए मेरी बात, यहां पर मैं केवल एक लाइन लिखूंगा और नोट्स आपके सामने होने चाहिए। इस बात को बिल्कुल ध्यान दे लेना, जो नोट्स हैं वो आपके सामने होने चाहिए, और जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो पॉइंट आप उसमें मैच करते जाना और फिर इस टॉपिक को समझते जाना। गारंटेड आपको ये बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सुनना भाई, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए। मादा युग्मकोद्भिद का विकास, आपको इसमें लिखना है सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन से 8 केंद्रक बन जाते हैं। शायद आपको यहां तक तो दिख रहा होगा, पूरा ही दिख रहा है। ठीक है, मुझ पे ना ये टेढ़ी लाइन चली जाती है, मैं बहुत ट्राई करता हूं पर मेरे से पता नहीं है, सीधी लाइन नहीं होती, पता नहीं क्यों, है ना। कोई बात नहीं, आप ज्यादा सुंदरता पे ध्यान मत दीजिए भाई, है ना, आपको समझना है केवल। ठीक है, चलिए, तो ये लाइन मैंने लिख दी। अब ये जो लाइन है ना, आप सब, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट कीजिए, इतना सिंपल टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा। सुनो अभी, ये कहता है, अच्छा आपको मादा युग्मकोद्भिद बनाना है ना, आपको एम्ब्रियो सैक बनाना है ना, भ्रूण कोश बनाना है ना, तो देखिए कैसे हम भ्रूण कोश को बनाएंगे। ठीक है, चलिए, आपके पास बीजांड काय के अंदर देखिए, ये बीजांड काय है, ये बीजांड काय है जो बीजांड के अंदर है। याद कीजिए, मैंने आपको ये वाली जो संरचना बताई थी, इस प्रकार वाली, समझ रहे हैं, तो ये उसके बिल्कुल बिटवीन की सेंटर की संरचना है, आप जिसको बीजांड काय बोल रहे हैं। और आपको याद हो तो बीजांड काय के अंदर एक और इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, याद है ना आपको? याद है क्या इस प्रकार की स्ट्रक्चर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो चैलेंज दिया गया है ना, आपको जो टास्क दिया गया है, वो ये वाला दिया गया है कि इस बीजांड काय के अंदर, इस बीजांड काय के अंदर, पहले आप इस संरचना को देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको।
अभी आपके पास, आप जीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास इस प्रकार की एक संरचना है केवल, और आप इस संरचना को बीजांड कहते हैं, और ये वाली जो संरचना है उसे आप बीजांड काय कहते हैं। और बीजांड काय के अंदर अभी आपने गुरु बीजाणु जनन की घटना से क्या बना लिया था, आपने क्या बना लिया था, आपने एक गुरु बीजाणु बना लिया था। क्या बना लिया था? एक गुरु बीजाणु। ये कौन है? ये केवल एक गुरु बीजाणु है, जो किसके अंदर है? बीजांड काय के अंदर। अब आपको ये संरचना समझ में आ गई, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है भाई। अब ध्यान समझना मेरी बात को। मैंने पहले ही कहा था कि भाई आपके पास एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है ना, गुरु बीजाणु जनन से, और वो सक्रिय गुरु बीजाणु अंदर किसके? बीजांड काय के। अब आप समझ पा रहे हैं क्या इसको, कि ये बीजांड काय क्या चीज है? ये बीजांड के अंदर कल ही तो मैंने बताया था, तो वही संरचना मैंने बनाई है, ठीक है। इसके बाहर अध्यावरण होंगे ना, यहां पे बीजांड द्वार होगा, इधर निभाग होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, बिल्कुल वही संरचना है। अब देखिए, ये कहता है, अच्छा ये लाइन जो आपके सामने लिखी हुई है ना नोट्सों में, जो पहली लाइन लिखी हुई है, ये ओवरऑल इसकी लाइन है, मतलब ये स्टार्टिंग नहीं है, ये सार मान लीजिए, एक समरी टाइप से एक टिप्पणी कर दी मैंने, यूं मान लीजिए। ये जो लाइन है ना, वो आपके लिए एक टास्क के रूप में दे दी, और आपको इसे क्या है? एक्सप्लेन करना है, सिद्ध करना है इसको, समझ रहे हैं? यही लाइन है। देखिए, वो कहता है कि सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में, ये सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्रक है, इसमें 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन होता है। कितनी बार मुक्त केंद्र के विभाजन? 3 बार। अब यहां पर एक शब्द को समझ लीजिए, मुक्त केंद्र की है। देखिए, मुक्त केंद्र की विभाजन का मतलब होता है कोशिका के केंद्रक में होने वाला ऐसा विभाजन, कोशिका के केंद्रक में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें केवल केंद्रक ही केंद्रक बढ़ते चले जाएं और कोशिका का निर्माण नहीं हो, आप उसको कहते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। ठीक है भाई, अब समझ में आ गया आपको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, मुक्त केंद्र के विभाजन क्या है? ये केवल केंद्रक में होता है। ठीक है, अब सुनिए, तो ये कहता है कि आपके पास एक सक्रिय गुरु बीजाणु है। अब मैं पूरी बात सुनो, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये तो एक सार वाली लाइन है, मतलब मेन लाइन है ये, उसने शुरू से लेके अंत तक की एक बात कह दी कि आपके पास जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु है ये वाला, ये 3 बार विभाजन करेगा और कितने केंद्रक बनाएगा? 8 केंद्रक। समझ गए? अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करना हूं, और एक्सप्लेन वाली लाइन आपके नोट्सों में इसके नीचे से स्टार्ट हो रही होंगी। ठीक है, अब सुनिए, सक्रिय गुरु बीजाणु में, ये सक्रिय गुरु बीजाणु है। कौन सा गुरु बीजाणु है? ये सक्रिय गुरु बीजाणु है। इसमें मैं 1-2 और कलरफुल चौक ले लेता हूं भाई, वैसे फायदा तो है नहीं कलरफुल चौक का, आपको दिखता तो है नहीं, है ना भाई? चलिए फिर भी ट्राई कर लेते हैं यार। हाँ, सुनिए, तो ये भाई एक सक्रिय गुरु बीजाणु है। अब अगली लाइन देखिए, ये कहता है कि इस सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में प्रथम विभाजन से, कौन से विभाजन से? प्रथम, मतलब पहली बार केंद्रक विभाजन हो रहा है, और एट लास्ट उसने पहले ही बता दिए ना कल ओवरऑल कितने विभाजन होंगे? 3। आप समझ पा रहे हैं अब इस लाइन को? तो इसमें जब आप पहला विभाजन करेंगे फर्स्ट, तो आप बताइए पहले विभाजन से केंद्रक एक साथ 8 में बढ़ जाएगा क्या? अरे भाई 2 ही भाग तो बनेगा। अगर आप इस केंद्रक को ऐसे डिवाइड कर दें तो ये बताइए 2 ही केंद्रक तो बनेगा, क्योंकि विभाजन कौन सा है? मुक्त केंद्र की है। तो सुनो, ये 2 केंद्रक बना लेता है इस प्रकार, बन गए भाई 2 केंद्रक, ये बन गए। दिख रहा है आपको ये कलर, या डिफरेंट कुछ इसमें लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा, पर आप एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। सुनिए,
ध्यान सुनना, ये पहला विभाजन हुआ किसमें, सक्रिय गुरु बीजाणु में। तो पहले विभाजन से कितने केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक। कितने बन गए, 2 केंद्रक। अब ये केंद्रक क्या करते हैं भाई, दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण, अब सुनो, ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में एक वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल माने खाली जगह। तो जैसे जैसे यहां पे एक रिक्तिका बढ़ती जाती है तो ये केंद्रक पता है क्या करते हैं, ये केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर। समझ पा रहे हैं आप, कहां पहुंच गए, विपरीत ध्रुव। देखिए ये आप मान लीजिए बीजांड द्वार है, या चलो इसको निभाग मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बोल दिया ना आपसे, या आप इसको बीज यहां कुछ मान सकते हैं, लेकिन चित्र में जब हम बनाएंगे तो उसको उसी जगह मानना है। ये बीजांड द्वार मैं लिख दूं यहां पे, चलिए नहीं मैं इधर ऊपर निभाग मान रहा हूं, आगे मैं निभाग ही बनाऊंगा, ऊपर है ना, ये निभाग और ये बीजांड द्वार। ऐसे ही तो मैंने चित्र बताया था आपको, उसी अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अब सुनिए, एक गुरु बीजाणु केंद्रक था, उसमें पहला केंद्र के विभाजन हुआ जिससे 2 केंद्रक बने, और दोनों केंद्रक रिक्तिका के कारण कहां पहुंच गए, विपरीत ध्रुवों पर। अब आपको यह बात समझ में आ गई यहां तक। अब आगे क्या होता है, अगली लाइन में लिखा हुआ है कि विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे केंद्रक। आप बताइए मुझे, विपरीत ध्रुवों पर एक एक केंद्रक है कि नहीं। देखो एक ये रहा केंद्रक, एक ये रहा, ये विपरीत ध्रुवों पे है ना, एक निभाग की तरफ है और एक बीजांड द्वार की तरफ है। अब वो आगे कहता है कि विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे जो केंद्रक हैं उनमें 2 बार विभाजन होने से, अब देखो एक बार तो यहां हो गया तो 2 बने, यदि मैं इनमें 2 बार विभाजन करूं तो देखिए जैसे ये है, इसमें एक बार विभाजन कीजिए आप, 2 केंद्रक बनेंगे, इसमें फिर कीजिए तो बताइए 4 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भाई अगर इसमें आप 2 बार विभाजन करेंगे तो कोष का या केंद्रक कितने बन जाएंगे, 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए। ठीक है, अब ये दोनों विभाजन को एक साथ की बोल दिया है इसने। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, सेकंड और थर्ड दोनों विभाजन हम एक साथ करेंगे ना, तो आप खुद समझदार हैं यार। ये आपके पास एक केंद्रक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रत्येक केंद्रक में 2-2 बार विभाजन कर दीजिए मुक्त केंद्र के, तो यार सिंपल सी बात है 4 केंद्रक बनेंगे। बताइए 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो आप यही लाइन तो लिख रही है कि दोनों ध्रुवों पर पहुंचे केंद्रकों में 2-2 बार विभाजन होने से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4 केंद्रक बन जाते हैं। कितने केंद्रक बन जाते हैं, 4 केंद्रक बन जाते हैं। आप बताइए ये 4 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भाई यदि आप ध्रुवों पर पहुंचे केंद्रक में दूसरा और तीसरा विभाजन कर देंगे तो बताइए 4 केंद्रक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो 8 केंद्रक बन गए ना 3 विभाजन से। बताइए मुझे, पहला विभाजन ये रहा और तीसरा विभाजन यहां तक हो गया, तो एट लास्ट एक गुरु बीजाणु केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया। यही आपकी ये पहली वाली लाइन कह रही है। इज इट क्लियर, कोई डाउट, समस्या कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 केंद्रक बन गए। अभी तो भाई केंद्रक बने हैं, अब आपको कोशिकाएं बनानी है इन्हीं से। अब ये ध्यान सुनना, आपको बात को ध्यान सुनना। अब होता क्या है, 4 केंद्रक हैं दोनों ध्रुवों पर, ये निभागी भाग है, ये बीजांड द्वारी भाग है, दोनों तरफ 4 केंद्रक हैं। तो ये अगली लाइन कहती है कि प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक, मेरी बात को समझिए, प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक हैं, और वो कहता है कि प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक कहां आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए मुझे, क्या अब यहां पर दोनों ध्रुवों पर 3 केंद्रक नहीं बचेंगे क्या? बताइए मुझे। ये इस प्रकार अरेंज हो गए, अब थोड़ा चेंजमेंट हो गया इनमें। कैसे भाई, कि विपरीत ध्रुवों पर या दोनों ध्रुवों पर जो 4 केंद्रक थे ना,
उनमें से एक एक केंद्रक कहाँ गया, सेंटर में आ गया, और दोनों ध्रुवों पर कितने बचे रह गए, 3-3 केंद्रक। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक ये चेंजमेंट होता है इसमें। अब एट लास्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अब इनमें कोशिका भित्ति बनने लग जाती है, अर्थात अब तक तो केवल केंद्रक में ही विभाजन चल रहा था, और अब इससे आगे कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लग जाता है। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं, जब भी किसी कोशिका में विभाजन होता है तो पहले केंद्रक विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे कोशिका बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। अभी यहां पर एक भी कोशिका नहीं है, अभी यहां पर सब की सब केंद्रक हैं, सब की सब 8 केंद्रक हैं। समझ में आ गई आपको मेरी बात, ठीक है। अब अगला स्टेप देखते हैं, आगे क्या होता है भाई। अब आगे एक ही डायग्राम मैं बनाऊंगा, और ये डायग्राम आपके लिए डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट है। एक एक बात को समझना मेरे को। सबसे पहले जो ये निभागी भाग की तरफ के 3 केंद्रक हैं, आपको दिख रहे हैं ना, निभाग की तरफ 3 केंद्रक, इनमें जब कोशिका भित्ति बन जाती है, इस प्रकार कोशिका भित्ति बन जाती है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो 3 केंद्रक है ना, इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। इनके बीच में अब कोशिका बन गई, मतलब कोशिका भित्ति बन गई। तो अब ये केंद्रक ना होकर 3 क्या बन गई हैं, कोशिका, और इन्हीं 3 कोशिकाओं का नाम होता है प्रतिमुखी या एंटीपोडियल सेल। प्रतिमुखी या एंटीपोडियल सेल। तो बताइए, निभाग भाग की तरफ के जो 3 केंद्रक थे उनको आप आगे चल के क्या बोल रहे हैं, प्रतिमुखी कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, जो कौन से साइड पे बन रही है, निभाग की तरफ बन रही है, ठीक है। अब सेंटर में देखिए, बीच में जो 2 केंद्रक हैं, इनके ऊपर भी जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो ये एक कोशिका बन जाती है, और इस कोशिका का या इस केंद्रक का नाम होता है ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है भाई, ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। अब रही बात नीचे की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बीजांड द्वार की तरफ भी तो 3 कोशिकाएं। अब सुनिए आपको क्या कहना है कि बीजांड द्वार सिरे की तरफ स्थित तीनों केंद्रकों में कोशिका भित्ति बन जाने से एक अंड समुच्चय का निर्माण होता है। एक अंड समुच्चय को एग अपरेटस बोलते हैं। 3 केंद्रक है ना, तो यार सिंपल सी बात है, बनेंगी तो 3 ही कोशिका भाई, है ना। तो तीनों कोशिकाओं के ग्रुप को आप अंड समुच्चय कह रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अब इसमें होता क्या है कि अंड समुच्चय बन जाता है, और इस अंड समुच्चय में एक होती है इंपॉर्टेंट अंड कोशिका, और 2 होती हैं सहायक कोशिका। कौन होती है, सहायक कोशिका। और यहां पर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस या तंतु रूपी समुच्चय बोलते हैं। तंतु रूपी समुच्चय, देखिए इस पूरे ग्रुप को मैं अंड समुच्चय कह रहा हूं, और इस अंड समुच्चय के अंदर मैं आपको बता दूं ना, देखिए ये तो है अंड कोशिका, और ये है भैया सहायक कोशिका। 2 है संख्या में सहायक कोशिका, और आप इस धागे रूपी संरचना को कहते हैं तंतु रूपी समुच्चय, और टोटल इस ग्रुप को बोलते हैं अंड समुच्चय। क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय, ठीक है। तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ना, यही आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है भाई, फीमेल गैमेटोफाइट। आप समझ पा रहे हैं क्या है ये फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यही तो है मादा युग्मकोद्भिद या कंप्लीट एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास क्या था, हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे ना, गीता सार में लिखा हुआ है ये, है ना। हाँ, आप क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाएंगे। आप कुछ नहीं लेके आए,
आपके पास केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु था, आपके पास केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु था, और मैं आपको यहां से खालियात नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको एक फीमेल गैमेटोफाइट दे रहा हूं, मादा युग्मकोद्भिद। आप मेरे पास केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु लेके आए, आप मेरे पास केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु लेके आए, और आप देखिए किस प्रकार मैंने उसको एक फीमेल गैमेटोफाइट में चेंज कर दिया, और मैं आपको इसे सौंप रहा हूं। आप एक्सेप्ट कीजिए इस फीमेल गैमेटोफाइट को, और ये क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है भाई, कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष, दोनों में से कोई सा भी आ जाए बात एक ही है। तो बताइए कितना सिंपल टॉपिक है यार, है ना। डायग्रामेटिकली आप इसको कितना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। आप मैं इसको एक बार और रिवाइज करा दूं, फास्ट रिवाइज, ध्यान सुनना मेरी बात को। आपके पास एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, सक्रिय गुरु बीजाणु कहां से आया आपके पास, आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु धानी की संरचना, और गुरु बीजाणु धानी की संरचना में आपने देखा भैया कि यहां तो गुरु बीजाणु मात्र कोश का है, और गुरु बीजाणु मात्र कोश का गुरु बीजाणु जनन की घटना से बनाती है आपके पास गुरु बीजाणु, जिनमें से 4 बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, बचता एक है, आप उसी को सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। अब वही सक्रिय गुरु बीजाणु 3 बार मुक्त केंद्र के विभाजन करके कितने केंद्रक बनाता है, 8 केंद्रक बनाता है। कैसे बनाता है वो सुनिए। पहला सक्रिय गुरु बीजाणु एक बार केंद्र के विभाजन करने से 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। विपरीत ध्रुव का मतलब निभाग और बीजाणु द्वार। विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे केंद्रकों में 2 बार विभाजन से, 2 बार का मतलब हो गया 2 और तीसरा विभाजन, 2 बार विभाजन से 4 केंद्रक बन जाते हैं, और 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक सेंटर में आ जाता है। यह आपको यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या है कि निभाग की तरफ वाली जो 3 केंद्रक है उनमें जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। सेंटर में आए जो 2 केंद्रक हैं उनके ऊपर जब कोशिका भित्ति बन जाती है तो हम उसे ध्रुवीय द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और बीजांड द्वार तरफ स्थित 3 केंद्रकों का जो समूह होता है जब उस पर कोशिका भित्ति बन जाती है तो हम उस समूह को अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इसी संरचना को हम फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलप भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। नॉट पोष, मैं पतंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कबूतर की बात कर रहा हूं, मैं भ्रूण कोष की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें एक पॉइंट जो आपके नीचे लिखा हुआ है कि इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो एक बीजांडविक पॉलीगोनम प्रकार का डेवलपमेंट होता है। क्यों कहते हैं इसको एक बीजांडविक पॉलीगोनम प्रकार का डेवलपमेंट? क्योंकि ये एक बीजाणु से बना है, एक बीजाणु से बना है, एक बीजाणु से डेवलप हुआ है, गुरु बीजाणु से। तो इसीलिए हम इसको एक बीजाणुविक कहते हैं परिवर्धन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एक भ्रूण कोष में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर नीट एग्जाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्सों में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इस प्रकार के परिपक्व भ्रूण कोष में 7 कोशिका व 8 केंद्रक होते हैं। आप देख लीजिए, देखिए 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 6 और 1 कोशिका बीच में, हो गई ना 7 कोशिका। लेकिन केंद्रक काउंट कीजिए, 3 कोशिकाएं तो 3 केंद्रक, 3 कोशिका नीचे तो 3 केंद्रक, 6 केंद्रक हो गए। लेकिन सेंटर में जरा ध्यान दीजिए, सेंटर में कोशिका तो 1 है, लेकिन इसके पास केंद्रक कितने हैं? 2 केंद्रक। कितने केंद्रक है? 2 केंद्रक। तो बताइए इस भ्रूण कोष में 7 कोशिका व 8 केंद्रक हैं कि नहीं? है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए, जो कई बार पूछा जा चुका है। समझ में आ गई बात? इसको नीट के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना। 7 कोशिका व 8 केंद्रक होते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि किस प्रकार डेवलपमेंट होता है इसका।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए, आप उनसे एक एक लाइन को मिलाना, आप डायग्राम को मिला। देखिए मैंने जो किताब में आपके नोट्सों में जो डायग्राम बना रखे हैं ना, वो आपके लिए सफिशियंट है। मैं भाई यहां पे पूरा डायग्राम इसलिए बनाता हूं क्योंकि बिना थ्योरेटिकल आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ जाए। ठीक है भाई, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर नॉलेज, ले लीजिए फटाफट। ठीक है, ले लिया, चलिए आपके नॉलेज के लिए काम आएगा। ठीक है भाई, अब आइए, अब मैं इसको रब कर दूं, इस डायग्राम को मैं आगे और समझाऊंगा अभी आपको। अरे छूटता और नहीं है, वैसे मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में भी आ जाएगा। सुनिए भाई, अब ध्यान सुनना मेरी बात को। ये जो क्वेश्चन था ना, वो तो ये था कि भाई मादा युग्मकों या भ्रूणकोश का विकास, कि आखिर ये बनता कैसे। ठीक है, और अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन चल रहा है, और वो क्वेश्चन यही है, इसकी क्या स्ट्रक्चर, केवल दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और एक क्वेश्चन आ गया इसकी स्ट्रक्चर समझाइए। एक तो डेवलपमेंट वाला और एक स्ट्रक्चर वाला। ठीक है भाई, अब इसकी संरचना बहुत सिंपल है, आपको समझना है कि एक भ्रूणकोश की संरचना क्या होती है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको इस सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए आप भ्रूणकोश का कैसा बनाते हैं, बहुत सिंपल है डायग्राम बनाना इसका। ठीक है, ये आपके सामने जो डायग्राम है ना, वो एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। अब ये कैसे डेवलपमेंट किया था ये हमको पता चल गया। अब हम देख रहे हैं इसकी संरचना। तो संरचना हम सुनिए, एक भ्रूणकोश के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। या कितनी संरचना इसमें होती है? 3 संरचनाएं। सबसे पहला जो होता है अंड समुच्चय, लिख लीजिए अंड समुच्चय। ठीक है, सेकंड जो भाग है वह होता है ध्रुवीय केंद्रक, या आप इसको द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं। तीसरा पार्ट होता है प्रतिमुखी कोशिका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संरचना और डेवलपमेंट में कितना अंतर है। देखिए, जब हम इसने डेवलपमेंट किया तो कहीं इन संरचनाओं का नाम नहीं था, सबसे लास्ट में इनका नाम आया था, मतलब हमने इनको बनाया था। और जब हम इसकी संरचना देख रहे हैं तो सबसे पहले इनका जिक्र कर रहे हैं कि इसमें ये पार्ट होते हैं। तो इतना ये डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में और डेवलपमेंट में। अब बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। देखिए भाई, सबसे पहला अंड समुच्चय। यदि आपसे कोई एम्ब्रियो सैक की संरचना पूछे तो आपको नहीं पता क्या कि इस पूरे एम्ब्रियो सैक में केवल 3 संरचनाएं। मैं अभी तो डेवलपमेंट करके बताया था आपको। ये अंड समुच्चय रहा, ये ध्रुवीय केंद्रक रहा, और ये प्रतिमुखी कोशिका रही। ये निभाग वाला भाग है, ये बीजांड द्वारा वाला भाग है। ठीक है भाई, तो क्या दिक्कत है? इसकी संरचना में 3 ही तो है। अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंड समुच्चय की। ठीक है, किसकी? अंड समुच्चय की। तो देखिए, अंड समुच्चय में एक तो होती है अंडकोश का, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं,
और 2 होती हैं सहायक कोशिका। कौन होती हैं? सहायक कोशिका। तो ये आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि अंड समुच्चय का निर्माण अंड कोशिका व सहायक कोशिका मिलकर कर सकती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें तंतु रूपी समुच्चय होते हैं, तंतु रूपी, मतलब जिसको आप फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। देखिए अंड समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं एग अपरेटस। यदि आपसे पूछे कि एग अपरेटस में कौन कौन सी संरचनाएं, तो आपको कहना है अंड कोशिका होती है एक, तो 2 सहायक कोशिका होती हैं और कुछ तंतु रूपी समुच्चय होते हैं। ये मिलकर एक एग अपरेटस का निर्माण करते हैं। और जो तंतु रूपी समुच्चय होता है ना, तंतु रूपी समुच्चय, हालांकि मैं इस चीज को अगली क्लासों में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन काम सुन लीजिए कि जो पराग नली होती है, एक बात सुन लेना, पराग नली को इस अंड कोशिका के पास पहुंचना होता है। क्योंकि ये अंड कोशिका है तो साधारण सी बात है ये अंड होगा। भाई अंड ही तो गैमेट से फ्यूज होकर युग्मनज बनाता है, और हम लैंगिक जननी तो पढ़ रहे हैं। तो पराग नली देखिए इस प्रकार लेके आ रही होगी ना, ये पूरी घटना हम देखेंगे बिल्कुल क्रम से अगली क्लासों में। तो अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पराग नली को यहां तक पहुंचना होता है। तो उसको पहुंचाने के लिए, पराग नली को दिशा निर्देशित करने के लिए ये तंतु रूपी समुच्चय आवश्यक होते हैं। ये भी नीट का पॉइंट है ना, नीट का पॉइंट है। आप बिल्कुल ना, नीट में ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब पराग नली को दिशा निर्देशित भ्रूण कोश के अंदर कौन सी संरचना करती है, तो आपका आंसर है फिलीफॉर्म अपरेटस या तंतु रूपी समुच्चय। ये पराग नली को, जैसे पराग नली यहां तक पहुंच गई तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, इस पराग नली को यहां तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। तो अंड समुच्चय में मैंने इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही आपको लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं अंड समुच्चय में कि इसमें एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका होती है और इसमें तंतु रूपी समुच्चय होता है जो पराग नली को दिशा निर्देशित करता है। इतना करना है। आइए ध्रुवीय केंद्रक पे, या आप इसको द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको एग अपरेटस बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ध्रुवीय केंद्रक जो होता है वो मध्य में होता है। मैं इसको द्वितीयक केंद्रक कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? द्वितीयक केंद्रक। आपको लिखना है कि ये मध्य में होता है, 2 केंद्रकों से मिलकर बना होता है, जो निषेचन के बाद, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अगली क्लास में फुल एक्सप्लेन होगी। नहीं, मुझे पता है भाई कि मैं किस चीज को कहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखा करें ना। सुनिए, फिलहाल समझ लेना मेरी बात को ना। मैं कह रहा हूं कि ये ध्रुवीय केंद्रक है, इसको द्वितीयक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 केंद्रक होते हैं, मध्य भाग में होता है, जो निषेचन के बाद एक संरचना बनाता है और इस संरचना का नाम है भ्रूण कोश। इनमें बहुत अंतर है, आप बहुत कंफ्यूज होंगे। ये पोष है पतंग वाला और ये कोश है का कबूतर वाला। ठीक है, ये भ्रूण कोश है और ये भ्रूण पोष है। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूण होता है ना, उसको पोषण प्रदान करने के लिए एक संरचना बनती है प्लांटों में निषेचन के बाद, और उस संरचना का निर्माण करेगा द्वितीयक केंद्रक। अब ये कैसे बनता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अगली क्लासों में समझ में आएगा। बिल्कुल डेफिनेट, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है पूरी की पूरी। अब तक देखो आपको, मुझे लगता है कि आपको इसमें अब इंटरेस्ट आने लग गया होगा। बॉटनी में प्लांट मॉर्फोलॉजी जो चल रही है ना, अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है हर टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल स्टेप से पढ़ेंगे, फिर इसको लास्ट में मैं रिलेट करूंगा, तब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें ना। अभी देखिए, तो ध्रुवीय केंद्रक क्या है, मध्य में होता है, हमको पता ही है। ये कैसे बना था, 4 केंद्रक थे ना ऊपर नीचे, एक आया था ना दोनों ध्रुवों से, तब बना था। ये आपको याद रखना चाहिए इसके। अब ये इसका काम क्या है, इसका काम है कि निषेचन के बाद क्या बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है। तो आपको केवल ये शब्द अपने दिमाग में रख लेना है अभी कि भाई ये भ्रूण पोष बनाता है। अब ये कैसे बनाता है वो सारी चीज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगली क्लास में। ठीक है, इतना याद रख लेंगे ना। चलिए आते हैं प्रतिमुखी कोशिका पर। तो आप बोलेंगे कि निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है, निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। आपको दिखाई दे रही है, इनको एंटीपोडियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडियल।
और ये जो प्रतिमुखी कोशिका होती है ना, ये पोषण प्रदान करके क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, दोनों सहायक कोशिका और एंटीपोडियल सेल, ये दोनों को आगे नष्ट होना पड़ता है और हमारे काम के लिए अंडकोशिका और द्वितीयक केंद्रक बचते हैं, जो हमारे प्लांटों में निषेचन क्रिया के लिए काम आते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी क्या है, एक क्वेश्चन है, कहानी थोड़ी है, कहानी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई, है ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। तो ये आगे हम अगली क्लास को में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये दोनों घटनाएं काम आती है ना। निषेचन होता है ना प्लांटों में यार, निषेचन जो होता है वो इन्हीं से होता है, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो प्रतिमुखी कोशिका में आपने क्या समझा कि ये निभाग की तरफ वाली कोशिकाएं जो पोषण प्रदान करके क्या श्री राम, डर मत जाना भाई, है ना, क्या है, नहीं आजकल तो खांसने और छींकने से बहुत डर लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं। आजकल जो खांसने वाला और छींकने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे तो बहुत डाउट वाली नजरों से देखा जाता है, ऐसे यार क्या पता इसको कोरोना वोरोना हो, भाई दूर हो जाइए ना, ऐसे कोई बात नहीं। तो ये एंटीपोडियल सेल है जिसको आप प्रतिमुखी कोशिका बोल के चलते हैं, ठीक है। ये द्वितीयक केंद्रक था और ये अंड समुच्चय था। तो हो गई संरचना, छोटी सी तो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप देखना बिल्कुल इतनी सी संरचना है, आपको इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये आज हमने अपने इस प्लांट के पूरे फीमेल पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। फीमेल पार्ट को समझ रहे, मेल पार्ट को उस दिन कर लिया था और आज हमने अपने फीमेल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो फीमेल पार्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो तीन ही क्वेश्चन है, एक बीजांड की संरचना, एक भ्रूणकोश का परिवर्धन और एक भ्रूणकोश की संरचना। इनमें से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बीजांड की संरचना और भ्रूणकोश का परिवर्धन, और एक नंबर में आपसे गुरु बीजाणु जनन जो डेफिनेशन है। तो ये चार क्वेश्चन ही तो बन रहे हैं भाई, चार टॉपिक ही तो है इसमें, फीमेल पार्ट में चार टॉपिक है ना, है ना। अच्छा ये जो पूरी संरचना है ना, ये इसका मादा पार्ट है, मतलब मादा युग्मक है, मादा युग्मक है ये, जिसको आप भ्रूणकोश कह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि प्लांट के मादा युग्मक को भ्रूणकोश कहते हैं और वहां नर युग्मक को परागकण कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार परागकण ने अपने आप को चेंज कर लिया था, युग्मकोद्भिद बन गया था, इसी प्रकार इसने अपने आप को चेंज कर लिया था, है ना। निषेचन कराने के लिए संरचना ये है केवल द्वितीयक केंद्रक और अंडकोश का, बाकी की नष्ट हो जाती है। तो इतनी सारी बातें आज हमने पढ़ी भाई, ठीक है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात की है। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं, ठीक है। आगे और एक दो क्वेश्चन आएंगे, उनको और मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है भाई। अभी केवल इतना ही है ना। अब सुनिए मेरी बात को, अब ये बात तो कंप्लीट हो गई, आपको पता चला कि आपके पास एक सक्रिय गुरु बीजाणु था और कैसे आपने उससे एक ऐसी संरचना बनाई थी ना। कितनी इंटरेस्टिंग थी, कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस थी, है ना। आपके पास मात्र कुछ नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, केवल सक्रिय गुरु बीजाणु था और आपने इसी सक्रिय गुरु बीजाणु को ऐसी कोशिका में बदल दिया, इस प्रकार की संरचना में बदल दिया था और इस संरचना को आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है भाई। तो आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है ना, आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। कल से हम, अब सुनना मेरी बात को, मैं पहले कह चुका हूं कि ये रिदम से टॉपिक है। रिदम का मतलब होता है यार स्टेप बाय स्टेप है, क्रम से है, ठीक है। सबसे पहले आपने, क्योंकि आपको पता है ना, आप निषेचन पूर्व घटना देख रहे हैं, निषेचन पूर्व ही तो देख रहे हैं। ये अब तक की जो घटना चल रही है ना, वो ऐसी है जो निषेचन से पहले होती है किसी प्लांट के अंदर, है ना। तो अब हम एक घटना जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, उस घटना का नाम है पॉलिनेशन, यानी कि परागण, पॉलिनेशन या परागण। तो कल की क्लास में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिर ये परागण क्या बला है,
ये जो बार बार शब्द हमारे आंखों के सामने, क्या आंखों के सामने तो शब्द आता है, कानों में जो ये शब्द सुनाई देता है, परागण परागण परागण, ये व्हाट इज परागण। इस परागण को कल की क्लास में समझेंगे, ठीक है। पूरे बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं परागण को, है ना। फुल डीपली चलेंगे उसमें कि कैसे परागण होता है, क्या चीज होता है। बहुत अच्छे अच्छे इसके कंसेप्ट है, बहुत अच्छे कंसेप्ट है जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाए इसमें, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो पहले तो आप इसको कर लेना, बाकी बातें हम करेंगे कल, ठीक है भाई। ये डायग्राम जो है ना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई, बिल्कुल डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। और बाकी बातें करेंगे अब कल। ओके।